चलिए अब हम लोग मैपिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की कर ली है, उसके बारे में कुछ हम लोग कंसेप्चुअल चीजें देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो पहले देखते हैं निक नेम्स। ऑस्ट्रेलिया को कई निक नेम से जाना जाता है, कई उपनाम है ऑस्ट्रेलिया के। लैंड ऑफ कैंगारूज, कैंगारू एक एनिमल है जो कि स्टेट एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, नेशनल एनिमल है। तो कैंगारू, लैंड ऑफ कैंगारू। दूसरा इसको कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन वूल, क्योंकि सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन ऑस्ट्रेलिया में होता है और दुनिया का लार्जेस्ट वूल का ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, अगला है लैंड ऑफ फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है ऊन निकालने की विधि। ठीक है, माने भेड़ों से ऊन कैसे निकालेंगे। तो बेस्ट एवर टेक्नोलॉजी जो ऊन निकालने की है वो ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, इसलिए इसको लैंड ऑफ फ्लीस भी कहा जाता है। कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट जो कि लगभग 70% ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट एरिया है और वहां पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे प्यासी धरती का देश, लैंड, कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया पर 1700 के आसपास जो डच लोग हैं उन्होंने कब्जा किया था और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक नया नाम दिया था, न्यू हॉलैंड। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम न्यू हॉलैंड भी है। तो अभी भी कभी कभी ऑस्ट्रेलिया न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ डाउन अंडर, लैंड ऑफ डाउन अंडर का मतलब यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी तो पता चला था कि आगे ऑस्ट्रेलिया के बाद कोई लैंड नहीं है, लैंड मास ऑस्ट्रेलिया के बाद नहीं है, यह सदर्न मोस्ट लैंड एरिया है, इसलिए इसका नाम जो है लैंड ऑफ डाउन अंडर रखा गया था। हालांकि बाद में खोज हुई तो न्यूजीलैंड, फिर एंटार्क्टिका, ये सब भी आ गए, लेकिन अभी भी उसको लैंड ऑफ डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि एंटार्क्टिका तो इनहैबिटेड है, इसलिए अब लैंड ऑफ डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को मिलाकर के कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट, कई जगह पर ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट भी माना गया है और ये एक इकलौता आइलैंड भी है और कॉन्टिनेंट भी है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये निक नेम्स हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा। कुछ बेसिक इंफो अब हम देखते हैं। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये जब एरिया की बात करें तो विश्व का 6वां देश है सबसे बड़ा। ठीक है, पहले नंबर पे रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, और फिर 5वें नंबर पे ब्राजील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे इंडिया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 76.92 लाख वर्ग किलोमीटर, 76.92 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का कितना है? 32,83,000। यानी अगर हम मोटा मोटा उसको 33 लाख भी मान लें तो इंडिया से 2.25 गुना, मतलब मोर देन ट्वाइस ऑफ इंडिया साइज इज ऑफ ऑस्ट्रेलियन साइज। पॉपुलेशन की बात करें 2.6 करोड़। ठीक है, 26 मिलियन पॉपुलेशन इसकी है 2020 के आंकड़ों के हिसाब से। गवर्नमेंट, सरकार किस प्रकार की है वहां पर? फेडरल गवर्नमेंट है वहां। फेडरल माने ठीक वैसा ही जैसा इंडिया में है, यानी वहां भी स्टेट्स पाए जाते हैं, यूटीज पाए जाते हैं। स्टेट यूटी की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फेडरल का क्या मतलब है, हम लोग पॉलिटी में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री माने वहां पर 2 हेड होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव हेड, एक नेशन का हेड, स्टेट का हेड। तो स्टेट हेड जो है वहां पर राष्ट्रपति होगा या कोई राजा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पार्लियामेंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल माने वहां पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कुछ भी वहां पर शासन प्रशासन का काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। और मोनार्क, यानी रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, तो यदि हम इंडिया से तुलना करें तो इंडिया फेडरल भी है, पार्लियामेंट्री भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, रिपब्लिक भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक नहीं है, मोनार्क है। माने ऑस्ट्रेलिया देश का जो मुखिया है वो एक राजा होता है और जो ब्रिटेन का राजा है वही ऑस्ट्रेलिया का भी राजा माना जाता है, राजा या रानी जो भी है। ठीक है, तो ये बात हमने समझ लिया गवर्नमेंट। ठीक, तो आज भी क्योंकि ब्रिटेन लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में यह प्रचलन चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक राजा होगा और ब्रिटेन का जो राजा होगा वही ऑस्ट्रेलिया का राजा माना जाएगा। हालांकि उसकी जो एग्जीक्यूटिव है उसका हेड अलग से होगा, जिसको वहां पर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 1.4 ट्रिलियन, भारत की लगभग आधी। ठीक है, और 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है ऑस्ट्रेलिया। भारत 3rd लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की और ये है 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक, तो इंडिया की इकोनॉमी की तुलना में लगभग आधी इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन
इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया हाईली डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, चलिए स्टेट एंड यूटीज, तो टोटल 8 स्टेट और यूटीज हैं, जिनमें से 6 स्टेट्स हैं और 2 यूटीज हैं, जिनका हम लोगों ने एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन फिर उसके छोटा कौन पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम देखते हैं स्टेट या यूटीज को हम लोग 3 तरीकों से देखेंगे। पहला एरिया वाइज, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज, यानी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, उसके बाद विक्टोरिया, फिर क्वींसलैंड, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फिर सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स या यूटीज हैं। ठीक है, फिर हम तीसरे कैटेगरी में देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वहां के जो स्टेट्स हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर कैनबरा जो कि यूटी है, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। ठीक, फिर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सिटी देखेंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी सिटी में है। पहले नंबर पे सिडनी, दूसरे नंबर पे मेलबोर्न, तीसरे नंबर पे ब्रिस्बेन, चौथे नंबर पे पर्थ, पांचवें नंबर पर एडिलेड। ठीक, और अर्बनाइजेशन यहां पर 85%, माने शहरीकरण 85% अर्बनाइजेशन है वहां पर, केवल 15% रूरल एरिया वहां पर पाया जाता है। कैपिटल कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ होल ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट सिटी पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ी सिटी है वो है सिडनी, हालांकि कैपिटल कैनबरा है लेकिन वो लार्जेस्ट सिटी नहीं है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश वहां की नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि ब्रिटेन के गुलाम रहे लंबे समय तक, तो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस रहा है। करेंसी कौन सी चलती है वहां? डॉलर, लेकिन उस डॉलर को केवल डॉलर नहीं कहते, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं। दुनिया के कई देशों में डॉलर करेंसी चलती है, ठीक है, लेकिन उसके पहले उसके देश का नाम लग जाता है। ठीक, जैसे अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस डॉलर, तो ऐसे कई प्रकार के डॉलर जो है वो देश में चलते हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। पॉपुलेशन डेंसिटी 3.3 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर व्यक्ति, यानी जो पर पर्सन है उसके लिए 3.3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अवेलेबल है। ठीक है, भारत में ये बहुत ज्यादा है। तो दुनिया के लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का जब हम ऑर्डर जमाते हैं तो रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ज्यादातर एरिया लैंड डेजर्ट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कर लिया। अगली बात देखते हैं जियोलॉजी, यानी इसका जो भूविज्ञान है वो क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जैसे इंडिया पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड रहा, एंटार्क्टिका भी पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है, न्यूजीलैंड भी, तो कई कंट्रीज हैं जो कि गोंडवाना लैंड के ब्रोकन होने से, टूटने से बने हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने जब हमने ज्योग्राफी बिगिन किया था तब हमने देख लिया था। दूसरे भाषा में यदि हम प्लेट टेक्टोनिक की भाषा में बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार की डिफरेंट एज की रॉक्स, डिफरेंट काल की चट्टानें जिस प्रकार भारत में पाई जाती हैं, उसी प्रकार की विभिन्न काल की चट्टानें ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं, जिनका डिटेल स्टडी हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्लाइमेट, क्लाइमेट देखते हैं उसकी जलवायु कैसी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माने मकर रेखा पासेस रफली मिडिल, ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से मकर रेखा गुजरती है, ठीक जैसे इंडिया से गुजरती है। ठीक है, नॉर्दर्न हाफ जो है उसका, इसलिए जो उसका उत्तरी भाग है वहां पर तो वो जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहां पर पाया जाता है, और जो सदर्न पार्ट है वहां पर टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है, इंडिया से अपोजिट, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कंट्री है, ये सदर्न हेमिस्फीयर का कंट्री। ठीक है, चलिए रेनफॉल देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो क्लाइमेट है हमने यहां पर एक ओवरऑल बता दिया कि पूरे कंट्री में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो प्रकार की क्लाइमेट पाई जाएगी, लेकिन रीजनल, क्योंकि क्लाइमेट कई चीजों से डिटरमाइन की जाती है। तो इसके पहले वाले मैप में हमने देख लिया था कहां मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाएगा, कहां मानसून, कहां पर चाइना टाइप, कहां पर सवाना टाइप, ये था पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से देख लिया था। देखते हैं रेनफॉल। रेनफॉल जो है एनुअल 4.2 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, एवरेज रेनफॉल, जो कि बहुत कम है। ठीक है, इतनी कम रेनफॉल यहां पर होती है, इसीलिए इसको कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड कहते हैं। ठीक, अब रेनफॉल तो इतनी होती है विच डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। यदि हम रेनफॉल का पैटर्न देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो ईस्ट की तरफ ज्यादा रेनफॉल होता है और वेस्ट की तरफ आने पर रेनफॉल कम हो जाता है, और वेस्ट में पूरा डिजर्ट है। ठीक, एक पैटर्न तो ये है। दूसरा पैटर्न, नॉर्थ की तरफ रेनफॉल ज्यादा होता है और साउथ की तरफ जो है रेनफॉल कम होता है। तो ये रेनफॉल पैटर्न आपको ध्यान रखना है। कॉजेज ऑफ लिटिल रेनफॉल और हॉट डेजर्ट्स इन वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में हॉट डेजर्ट है, क्यों है उसका कारण देखते हैं।
या ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम बारिश होती है, उसका कारण, दोनों का एक ही कारण है, देखते हैं क्या है। नंबर 1, लाइज ऑन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ऑस्ट्रेलिया का जो मेजर पोर्शन है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में होता है, जहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है और इसलिए वहां पर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसके पहले फंडामेंटल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट क्या है, साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है, ठीक है, कहां ज्यादा बारिश होती है दुनिया में, कहां कम बारिश होती है, तमाम चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोल्ड करंट अलोंग वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नामक एक कोल्ड करंट ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में बहती है और जहां भी कोल्ड करंट बहती है उसके आसपास डेजर्ट पाए जाते हैं। तीसरा नंबर, प्रेजेंस ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन ईस्ट। अब इसके पहले हमने ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखा था, उसमें ईस्ट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक ऊंची पर्वत है जहां से जब ट्रेड विंड ऐसे आती हैं तो वो ट्रेड विंडों को रोक लेती हैं, इसलिए जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके ईस्टर्न पार्ट में तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन उसका जो वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट की तरफ, वो रेन सेडल रीजन में आ जाता है, विंडवर्ड साइड की जगह लीवर्ड साइड में आ जाता है और इसलिए वहां पर रेनफॉल कम होती है। इसके अलावा नए नए कुछ पैटर्न भी वहां के रेनफॉल को प्रभावित करते हैं, जैसे एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, ये तमाम फैक्टर्स जो कि हम इसके पहले क्लाइमेट में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो इनका भी फैक्टर होता है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में काफी कम बारिश होती है। ऑफशोर ट्रेड विंड, ठीक है, सूखी ट्रेड विंड बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्यों? केवल ईस्टर्न पार्ट में जो समुद्र से बहकर के आती हैं वो तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा करके वहां बारिश कर देती हैं, उसके बाद जो ट्रेड विंड इस रेंज को पार करके नीचे आती है वेस्ट की तरफ, फिर वहां से वो सूखी चलती है, ठीक है, उनमें नमी नहीं होती, इसलिए ऑफशोर ट्रेड विंड वहां पर चलती है जिसके कारण बारिश नहीं होती। ये 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तमाम कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पहले जो फंडामेंटल ज्योग्राफी पढ़ा था उसमें हमने सब कुछ डिटेल से समझा है। ट्रेड विंड क्या है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, रेनफॉल क्या कैसे होता है, इसके बाद मानसून में हम एल नीनो, ला नीना, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ चुके हैं। तो पुराने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, ऑस्ट्रेलिया का मैप सामने रखते हुए, कितने डिग्री से कितने डिग्री है उसकी फिजियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चीजों को हमें समझना है। फिजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑस्ट्रेलिया को फिजियोग्राफिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। जैसे भारत को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर ग्रेट प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर, फिर इंडिया के आइलैंड, फिर कोस्टल प्लेन्स, ऐसे भारत को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को भी 6 भागों में बांटा गया। नंबर 1, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक ईस्ट की तरफ एक लंबा चौड़ा पर्वत है जो कि कैप यॉर्क पेनिनसुला से लेकर विक्टोरिया प्रांत तक फैला हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, यानी दे आर नॉट ट्रू माउंटेन्स, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक माउंटेन की तरह तो है लेकिन दे आर नॉट ट्रू माउंटेन, स्क्रैप ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, वो ऑस्ट्रेलिया के पठार का एक कगार है, खड़ा हुआ कगार, पर्वत नहीं है। जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भारत के माउंटेन्स नहीं है, वो एक स्क्रैप है, कगार है। हालांकि वो माउंटेन की कैटेगरी में गिने जाते हैं बट नॉट इन ट्रू माउंटेन, ठीक है। तो उसी प्रकार ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक ट्रू माउंटेन नहीं है बल्कि स्क्रैप ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू है, ठीक है। और यदि हम इसको माउंटेन माने भी तो ये ब्लॉक माउंटेन का प्रकार का माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है ये भी हमने फंडामेंटल में पढ़ लिया है। ये जो माउंटेन है नैरो इन साउथ, यानी साउथ में उसकी चौड़ाई कम है और नॉर्थ में चौड़ाई उसकी ज्यादा है, ठीक। हाइट इंक्रीजेस साउथ टू नॉर्थ, साउथ में हाइट ज्यादा है और नॉर्थ में उसकी हाइट कम है, ठीक है। तो साउथ में नैरो है लेकिन हाइट ज्यादा है, नॉर्थ में चौड़ा है लेकिन हाइट कम है। बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए अगली बात समझते हैं, स्टीप स्लोप टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन। अब यहां पर इस प्रकार से माउंटेन खड़ा है, इस तरफ पैसिफिक ओशन है और इस तरफ हमारा पूरा डेजर्ट है, तो इस तरफ जो है ये जो माउंटेन है इस तरफ इसका स्लोप ज्यादा खड़ा हुआ है और वेस्ट की तरफ इसका ढाल कम है। कोस्ट बिटवीन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड पैसिफिक ओशन, जिस प्रकार से हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पाया जाता है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और पैसिफिक ओशन के बीच में भी मैदान पाया जाता है जिसको कोस्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये जो कोस्टल प्लेन है रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट ईयर फ्रॉम ट्रेड विंड। ये कोस्टल प्लेन है, मैं आपको बताया ऑलरेडी कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और पैसिफिक ओशन के बीच में है, ट्रेड विंड आती हैं 12 महीने बहती हैं और वहां पर अच्छी खासी बारिश होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा इलाका जो रेनफॉल रिसीव करता है वो है उसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इज इट क्लियर? चलिए अब चूंकि इस मैदानी क्षेत्र में
साल भर बारिश होती है, इसलिए वहां पर अच्छी खेती होती है। खेती होती है शुगर केन की, थोड़ी मोड़ी वीट की, इसके अलावा वहां पर घास भी पाए जाते हैं, तो एनिमल वगैरह भी वहां पर अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, सारी पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख सकते हैं, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये सब ईस्टर्न कोस्ट में पाए जाने वाले सिटीज हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, मर्रे डार्लिंग बेसिन। मर्रे डार्लिंग बेसिन, इसके पहले हम लोगों ने नक्शे में देखा था, मर्रे और डार्लिंग नदी के आसपास का पूरा क्षेत्र मर्रे डार्लिंग बेसिन कहलाता है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयुक्त है, खास करके वीट सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो यहाँ पर बोई जाती है। इसके अलावा एनिमल रोयरिंग, पशुपालन भी यहाँ पर काफी मात्रा में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डेयरी भी काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा इस मर्रे डार्लिंग बेसिन के आसपास, जैसे हमारे यहाँ कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में नेचुरल गैस पाया जाता है, यहाँ भी नेचुरल गैस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कारपेंट्रिया बेसिन। हमने देखा था गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पिछले नक्शे में। ठीक है, यहां पर काफी मात्रा में बॉक्साइट के रिजर्व जो है वो मिलते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू यानी पूरा वेस्ट का जो डिजर्ट वाला इलाका है, मिनरल रिच, यहां पर तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं। कौन कौन से मिनरल हम लोग आगे देखेंगे। किम्बरले प्लेट्यू, इसमें भी डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स यहां पर पाए जाते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, जो 11 डिग्री साउथ से लेकर के 22 डिग्री साउथ तक 1900 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जिसका डिटेल भी हम लोगों ने जब ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे कोरल रीफ, उसमें हमने इसका डिटेल कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक है। विक्टोरिया क्वींसलैंड प्रांत के ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल 11 डिग्री साउथ से 22 डिग्री साउथ तक 1900 किलोमीटर और 38 किलोमीटर चौड़ाई से लेकर 200 किलोमीटर चौड़ाई इसकी पाई जाती है। ठीक है, ये तमाम चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए बीचेस, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे बीच है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बीच के नाम मैंने लिख दिया, 80 माइल बीच एंड 90 माइल बीच। ठीक है, हिंदी में 80 मील बीच और 90 मील बीच, ये दो नाम है बीचेस के, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन दो मैंने पर्टिकुलरली बताया है। वेजिटेशन, वनस्पतियां देखें क्या पाई जाती है। ओनली 10% एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फॉरेस्टेड, केवल 10% एरिया में फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट है वो पूरा, और उसमें से यूकेलिप्टस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। बल्कि यूकेलिप्टस जो पौधा है उसकी उत्पत्ति ही ऑस्ट्रेलिया से पाई गई है, इसलिए इसको लैंड ऑफ यूकेलिप्टस भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है, डाउन्स, जो कि हमने इसके पहले देख लिया था नक्शे में, और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के आसपास। ठीक है, मुल्गा, मुल्गा एक छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं जो कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में पाई जाती हैं। ठीक है, और मैं क्षमा चाहूंगा, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड ही है, ट्रॉपिकल नहीं है। ठीक है, तो दो प्रकार के टेम्परेट ग्रासलैंड यहां पर पाए जाते हैं, एक डाउन्स क्वींसलैंड प्रांत में पाए जाते हैं और मुल्गा विक्टोरिया प्रांत में पाया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के ग्रासलैंड, दोनों टेम्परेट ग्रासलैंड है। फिर हम देखते हैं सवाना। सवाना भी हम पिछले नक्शा में देख लिए हैं कि नॉर्दर्न, सबसे नॉर्थ पार्ट में मानसूनल क्लाइमेट पाया जाता है, उसके थोड़े से साउथ आने पर सवाना टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, जहां पर डिफरेंट प्रकार के जानवर वगैरह होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स, जहां जहां ऑस्ट्रेलिया में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है, वहां वहां अच्छी खासी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और वहां पर वाइन इंडस्ट्री डेवलप है। इसके अलावा तस्मानिया में भी कूल टेम्परेट प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, जो कि काफी सपोर्टिव होता है एप्पल्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो तस्मानिया में को जो है एप्पल बास्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, कूल टेम्परेट क्लाइमेट के कारण। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशन। अब हम देखते हैं एनिमल्स। एनिमल में सबसे इंपॉर्टेंट है कैंगारू। कैंगारू एक एनिमल है, ठीक है, जो एंटीलोप की तरह दिखता है और ये नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का। फिर है डिंगो। डिंगो एक फॉरेस्ट्री डॉग है, माने जंगली कुत्ता। प्लेटिपस, मिक्स्ड फीचर ऑफ बर्ड एंड एनिमल, एक अजीबोगरीब पक्षी यहां पर पाया जाता है, जो पक्षी और जानवर का मिला जुला स्वरूप होता है, और ये एम्फीबियस होता है, माने लैंड में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। एमू, एमू एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ना उड़ सकने वाला पक्षी। एमू ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में पाया जाता है, ठीक है, खास करके ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट ऐसे। इसके अलावा सीप, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ों की संख्या, उत्तम क्वालिटी के भेड़ मैरिनो सीप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि, केवल ऑस्ट्रेलिया के 4% एरिया पर कृषि होती है। कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट है व्हीट, फॉलोड बाय शुगर केन, फॉलोड बाय फ्रूट्स, फॉलोड बाय डेयरी। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया में की जाती है।
ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। हम अभी देख रहे हैं रिजर्व। रिजर्व माने उनका भंडार, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे भंडार सारे मिनरल्स का, और उसके ब्रैकेट में एक नंबर लिखा होगा जो कि उसकी वर्ल्ड रैंकिंग बताता है प्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट रैंकिंग इन वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया किस किस मिनरल रिसोर्सेज में फर्स्ट है? रिजर्व में, और जो ब्रैकेट में लिखा होगा वो प्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे गोल्ड, तो गोल्ड रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में नंबर लिखा है वो उसके प्रोडक्शन का नंबर है। इज इट क्लियर? और जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है इसका मतलब वो रिजर्व में भी उसी रैंकिंग पर है और प्रोडक्शन में भी वही रैंकिंग पर है। जैसे आयरन ओर वर्ल्ड रैंकिंग फर्स्ट है रिजर्व में, और उसमें कोई नंबर नहीं लिखा ब्रैकेट में, इसका मतलब ये एक नंबर का प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व एज वेल एज आयरन ओर प्रोड्यूसर। फिर देखते हैं रूटाइल। रूटाइल एक मिनरल होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेड माने सीसा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है। टेंटेनम रिजर्व में एक नंबर, प्रोडक्शन में 7th नंबर। यूरेनियम रिजर्व में एक नंबर, प्रोडक्शन में तीसरे नंबर। जिंक रिजर्व में एक नंबर, प्रोडक्शन में तीसरा नंबर। जिरकॉन रिजर्व में एक नंबर, प्रोडक्शन में दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए और सेकंड वर्ल्ड रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया की रिजर्व में देखते हैं। बॉक्साइट एक नंबर रिजर्व में भी है और एक नंबर प्रोडक्शन में भी है। ब्राउन कोल माने लिग्नाइट कोल रिजर्व में दूसरे नंबर पे, प्रोडक्शन पे 6वें नंबर पे। कोबाल्ट रिजर्व में दूसरे नंबर, प्रोडक्शन पे तीसरे नंबर। कॉपर रिजर्व में दूसरे नंबर, प्रोडक्शन में 6वें नंबर। लिथियम रिजर्व में दूसरे नंबर, प्रोडक्शन में 1 नंबर। निकेल रिजर्व में दूसरे नंबर, प्रोडक्शन में 6वें नंबर। थर्ड रैंकिंग में नोबियम, और प्रोडक्शन में इसका कोई नंबर नहीं है, केवल रिजर्व सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन अभी करता नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ये लिटिल बिट बहुत कम करता है, इसलिए कोई रैंकिंग नहीं है नोबियम की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे NA या NP नॉट प्रोडक्शन, ठीक है। सिल्वर रिजर्व में तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन में 6वें नंबर पे है। वेनेडियम रिजर्व में तीसरे नंबर पे है, प्रोडक्शन पे नेग्लिजिबल, ठीक है। फोर्थ रैंकिंग एंटीमनी, एंटीमनी चौथे नंबर का रिजर्व भी, चौथे नंबर का प्रोड्यूसर भी। ब्लैक कोल चौथे नंबर का रिजर्व, चौथे नंबर का प्रोड्यूसर, जो कि एंथ्रासाइट कोल है, ठीक है। टिन चौथे नंबर का रिजर्व, 8 नंबर का प्रोड्यूसर। और पांचवा में देखते हैं डायमंड। डायमंड का रिजर्व 5वें नंबर पे है, लेकिन प्रोड्यूसर तीसरे नंबर का है। मैंगनीज, ठीक है, रिजर्व 5वें नंबर का, प्रोड्यूसर तीसरे नंबर का। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व है, रिसोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट रिजर्व और रिसोर्सेज और प्रोडक्शन मिनरल्स का ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और फिर कुछ और फैक्ट ऑस्ट्रेलिया में, और इसी के साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे, फिर माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया, ये सब एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ओशनिया जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट कंट्री शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट हम लोग शुरू करेंगे वो यूरोप शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।